महेश व्यास ने बताया कि लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, तभी 2016-17 से लेकर 2019-20 के 4 साल के दौरान 5 करोड़ 40 लाख से 7 करोड़ 80 लाख स्वरोजगार करने वालों की संख्या हो जाती है, जिन्हें एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उद्यमी कह सकते हैं। इतने उद्यमी हो गए, मगर ज्यादातर इनमें से छोटे ही उद्यमी थे। वो दूसरों को बहुत कम काम दे पाए। बेशक 6 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, मगर उनमें से टैक्स देने वाले बहुत कम हैं। 4 करोड़ से अधिक करदाता ऐसे हैं जिनकी आय 5 लाख से कम है और इस आय पर, यहां तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में सिर्फ 1.5 करोड़ टैक्स देते हैं, और यही बात अगस्त में भी कही उन्होंने। 3 लाख लोग ही हैं जो 50 लाख से अधिक सालाना आय पर टैक्स देते हैं। 1 करोड़ से अधिक आय बताने वाले 2200 पेशेवर ही टैक्स देते हैं। आयकर विभाग ने भी तभी एक आंकड़ा दिया था कि 1 करोड़ करदाता ऐसे हैं जिनकी आय 5 से 10 लाख रुपए है सालाना। 46 लाख ही ऐसे करदाता हैं जिनकी सालाना आय 10 लाख से अधिक है। हम नहीं जानते कि जुलाई और अगस्त में जिन 81 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, उनमें से कितने इन श्रेणियों के हैं। जाहिर है अब नौकरियां जाएंगी तो टैक्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब के बाजार में किस तरह की नौकरियां बनेंगी पता नहीं। जब पहले ही सैलरी वाली नौकरियां कम बन रही हैं, तो क्या इस वक्त आप उम्मीद कर सकते हैं कि सैलरी वाली नौकरियां बढ़ने लगेंगी? इसकी संभावनाएं इन हालात में बहुत कम नजर आती हैं। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा होता है। बेसिक और डीए का 12%। इतनी ही रकम कंपनी अपनी तरफ से कर्मचारी के खाते में डालती है। अब सरकार ने इसे 10% तक कर दी है, ताकि कुछ पैसा और लोगों के हाथ में जाए। सरकार ने यह भी नियम बनाए हैं कि कुछ मामलों में नए कर्मचारियों के पीएफ का हिस्सा वो भी देगी। 10 साल तक पेंशन फंड में जमा करने वालों को ही पेंशन मिलती है, तब जब वे 58 साल के हो जाते हैं। ये राशि बहुत कम है। वैसे इस फंड से निकाले गए पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता। तालाबंदी के दौर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इन दफ्तरों ने एक शानदार काम किया है। आप जानते हैं कि देश भर में ईपीएफओ के 21 जोनल ऑफिस हैं, 135 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 80% दावे 3 दिनों के भीतर निपटा दिए गए हैं, ऐसा बताया गया है। 90% दावे 10 कार्य दिवस में ही निपटाए गए हैं। काम का बोझ अधिक हो जाने के कारण और अन्य जरूरी कारणों के कारण कुछ दावों को निपटाने में 20 दिन का समय लग जाता है, लेकिन ज्यादातर मामले 3 से 10 दिनों के भीतर निपटा दिए जाते हैं। 20 दिनों के भीतर इन्हें दावों को निपटाना पड़ता है। यह विभाग पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन ही आवेदन कीजिए और ऑनलाइन ही भुगतान हो जाता है। इस विभाग ने तालाबंदी के दौरान काम करते हुए 94 लाख से अधिक लोगों को पेंशन की राशि का भुगतान समय सीमा के भीतर किया है। भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक तरह से अच्छा काम किया, अपना काम किया। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 35,445 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया। श्रम मंत्रालय कह सकता है कि उसने अपना एक काम ठीक से किया है। एक इसलिए कहा कि इस मंत्रालय का एक और बड़ा काम था कि वह बताए कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोगों की नौकरियां आई हैं या दी जा रही हैं। यह सब कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उसके इस एक अच्छे काम से ही इस सवाल का छोटा सा जवाब मिल जाता है। 1 अप्रैल से 94 लाख से अधिक लोगों ने ईपीएफओ से पैसा निकालने का आवेदन किया है। 94 लाख से अधिक। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो 15,000 रुपए से कम कमाते हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच कुल दावों में से 55% कोविड एडवांस के रूप में थे, 31% बीमारी से संबंधित थे। 75% कोविड एडवांस और 79% बीमारी के दावे 15,000 से कम के स्लैब वालों के थे। पिछले साल अप्रैल अगस्त की तुलना में इस साल इसी दौरान 32% अधिक दावे निपटाए गए हैं। पिछले साल की तुलना में 13% अधिक राशि भी दी गई है। पिछले साल की तुलना में अप्रैल अगस्त के दौरान आंशिक निकासी दावों और एडवांस में 2 गुनी से अधिक वृद्धि हुई है। 212% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारे सहयोगियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दफ्तरों के पास जाकर पता लगाने का प्रयास किया कि जो लोग पैसा निकालने आ रहे हैं उन पर किस तरह आपदा आई है। क्या उनके पास इस आपदा में यही एकमात्र अवसर बचा था?
क्या इसी आपदा के कारण वे पैसे निकाल रहे हैं? क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है, इसलिए हमारे सहयोगियों को दफ्तरों के बाहर कम लोग मिले। दरअसल रोजगार के सवाल को फेसलेस बना दिया गया है, चेहरा विहीन। आंकड़ों में बेरोजगारी दिखती है, मगर वो इंसान नहीं दिखता जिस पर बेरोजगारी गुजरती है। सोचिए, लोग दिन रात टीवी चैनलों के स्क्रीन पर बनाए गए बक्से में भरे होते ऐसे लोग, और अपनी बात कह रहे होते, तो आप आज का समय किस तरह से देख पाते? हमारे सहयोगियों ने आज दिन भर अलग अलग जगहों में ऐसे ही लोगों से बातें की। हमने इन सभी के लिए एक बक्सा बनाया है, आप आवाज सुनिए बस। अगर आप उन 2 करोड़ लोगों में से हैं जिनकी नौकरी चली गई है, तो आप भी बोलिए। इस समय में दर्ज होना बहुत जरूरी है। जब आप दर्ज होंगे तभी समय का दस्तावेज बन सकेगा। सर, हमारा जो लड़का बीमार है बहुत ज़्यादा, हमने 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब 1 महीने के बाद में रिजल्ट ये लिख रहा कि हमने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो बस 4000 रुपये निकल पाया है कुल, और हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, ये लगा लो लॉकडाउन में पैसे नहीं है, आदमी के रोजगार छूट गए हैं। अब मैंने एक गाड़ी ली है, वो उसकी किस्त जमा करनी है। नौकरी चली गई थी मेरी लॉकडाउन में, उसके बाद में मेरा 1 लाख कुछ का वो बन रहा है, लेकिन मुझे हर बार घुमा देंगे। हाँ, पैसे की जरूरत है मुझे, बिजली का बिल भरना है एक्चुअली, बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा करने को, 4-5 महीने की बाकी है। तो 30,000 रुपये निकालेंगे तो 20,000 बच्चों की फीस जमा करेंगे और 10,000 रुपये हमने बचो बिजली के बिल। बिजली का बिल भरेंगे। कंपनी में काम नहीं है? नहीं। 5 महीने कैसे चला रहे हैं काम चैलेंज के लिए? सर, किसी तरह तो चलाना ही पड़ेगा ना, जो था उतना परिवार घर पे छोड़ दिए, फिर अपना इधर आए। किराया भी देना पेंडिंग है, और तो लास्ट सहारा सर PF ही है ना सर। मैम पहले मेरी थी मैम 27,000 थी, और अब मैम 12,000 है। और क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मैम M.Tech हूँ मैम मास्टर्स हूँ, और वर्क इन MNIT। सैलरी जितनी थी उसके हिसाब से मैम हमने प्लानिंग कर रखी थी, मैम अचानक से लॉकडाउन हो गया तो मैम सारी की प्लानिंग बिगड़ गई, और मैम सैलरी थी नहीं, तो फिर मैम कहाँ से लाते मैम, किसी से लेते थोड़ा ना। तो मैम हमारा जो प्रोविडेंट फंड था उससे हमने निकाले पैसे। बच्चों को खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बच्चों की बुक्स वगैरह लाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, पैसे है नहीं। अभी PF के ऑफिसों में चक्कर काटते हैं, तो PF के ऑफिसों में वो कोई बात करता है, कोई नहीं करता है, और बाकी घूम के वापस चले जाते हैं। कल भी मैं आया था, आज भी मैं आया हूँ, और पैसों का कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। लॉकडाउन के उसमें पेमेंट भी नहीं मिलता था, और अभी घर चलाने के लिए सर पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। और अभी 3 महीने हुए हैं शादी करके सर, किसी भी रिलेटिव्स, दोस्त, फ्रेंड, इनसे ही उधार लेके चला रहा हूँ काम। सिचुएशन तो ऐसा है कि सर सुसाइड कर लें, बाकी कुछ है नहीं तो उसको बेचेंगे क्या। सर, मेरा वेतन मेरे को 9,000 सैलरी मिलती थी, कट पीट के। PF मेरा 1,000-1,200 रुपये कटते थे। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से बैठा हूँ सर। स्कूल बंद है, सर लोग बोल रहे हैं काफ़ी किताब कोर्स खरीद लो, पैसे नहीं सर, कहाँ से खरीदें, इसलिए PF निकाल रहे हैं। घर में खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही सर, 3-4-5 महीने हो गए घर बैठे हुए हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। दुनिया भर के कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने करोड़ों ऐसे लोगों को पैसे दिए हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया है जिनकी नौकरियां गई हैं। यह पैसा लोन के रूप में नहीं दिया गया है। भारत सरकार दावा करती है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर दिए गए, किसान सम्मान निधि की राशि दी गई, जनधन खाते में 500 रुपए दिए गए, नवंबर तक अनाज दिया गया। वित्त मंत्री ने कल आंकड़े जारी किए कि योजना के तहत 42 करोड़ गरीब लोगों को 68,820 करोड़ की सहायता मिली है। लेकिन मिडिल क्लास और सैलरी क्लास का क्या? उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? राहुल गांधी लगातार वीडियो बनाकर अर्थव्यवस्था के संकट और अपनी तरफ से उपाय की पेशकश कर रहे हैं। लोगों की स्थितियां बहुत खराब हैं, इसलिए लोग छोटे छोटे संगठन बनाकर जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर बच्चों की फीस माफी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी कर रहे हैं, गाजियाबाद में भी कर रहे हैं, हैदराबाद में भी कर रहे हैं, और भारत के अन्य शहरों में भी कर रहे हैं। किसी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा कि वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है। अब हमें ये नहीं मालूम कि क्या उसी तबके में भी इस तरह से 2.5 महीने से एक ही विषय पर कवरेज का प्रसारण देखा जा रहा है। सचमुच कभी कभी लगता है कि दर्शकों को पहले समझना जरूरी है, लेकिन एक बात हमेशा साफ तौर पर दिखती है कि दर्शकों को इस तरह के कवरेज देखने के लिए मजबूर चैनलों ने किया है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, बाकी ब्रेक के बाद।